हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। और आज ये वीडियो जो है वो है सिकंदर का आक्रमण और मौर्य काल। अभी तक हमने जो है वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, ठीक है, महाजनपद साथ में उसके, और उसके बाद फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है। लगभग 500 बीसी के आसपास, 500 से 400 बीसी के आसपास जो था ये हमने हिस्ट्री पढ़ी। अब हम लगभग 300 बीसी के आसपास आ गए हैं और 300 बीसी के आसपास जो है वो मौर्य काल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 300 बीसी से थोड़ा सा पहले की और बात है, 326 बीसी की बात करते हैं जब सिकंदर का अटैक हुआ था, ठीक है। 322 और कई जगह 323 भी लिखा है। तो वहां पे सिकंदर की मौत हो गई थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता था। तो शुरू करते हैं, पहले सिकंदर के आक्रमण की बात करते हैं, ठीक है। सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था, ठीक है। अरस्तु को एरिस्टोटल के नाम से भी जाना जाता है। अरस्तु पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं, अरस्तु बायोलॉजी के फादर हैं, ठीक है, रीजनिंग के फादर हैं। तो ठीक है, तो सिकंदर का जो अटैक हुआ था वो लगभग 326 बीसी के आसपास हुआ था इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो सिकंदर को पंजाब के शासक जो था पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, ठीक है। और इस युद्ध को जो है वो हाइडेस्पिस का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। इसको विस्तृता का युद्ध भी कहा जाता है, झेलम का युद्ध, ठीक है। और सिकंदर ने भारत विजय का अभियान जो है लगभग 326 बीसी के आसपास जो है वो शुरू किया था, लेकिन इसको वहां बाद में जो है वो युद्ध बीच में ही छोड़कर जो है वो वापस जाना पड़ा, ठीक है। और खास तौर पे जो सिकंदर का जो सेनापति था वो था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। और 326 बीसी के आसपास व्यास नदी के पास पहुंचकर सिकंदर के सैनिकों ने जो है वो आगे बढ़ने से मना कर दिया। कई सारे बीमार भी हो गए थे, ठीक है। तो फिर वो वापस जो है वो बेबीलोन चला गया। यूनान जाते हुए बेबीलोन में सिकंदर की जो है वो मृत्यु हो गई, ठीक है, 323 बीसी में। तो सिकंदर के बारे में कुछ ही प्रश्न पूछा जाता है। एक तो भाई उसका युद्ध जो था वो किसके साथ हुआ था और वो युद्ध किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हाइडेस्पिस का युद्ध या विस्तृता या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता था। अरस्तु का वो शिष्य था, ठीक है। 326 बीसी के आसपास उसने जो है अटैक किया था। बाद में जो उसके सैनिकों ने और आगे जो है व्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया था। तो उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है। और जो सिकंदर था उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो लगभग 323 बीसी के आसपास उसकी मृत्यु हुई थी, यूनान वापस जाते जाते, ठीक है। और कहां पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी उसकी मृत्यु, ठीक है, बेबीलोन में। और जब सिकंदर का अटैक हुआ तो जो पोरस ने युद्ध किया था, तो उस युद्ध में जो है वो साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जो है वो मदद वगैरह की थी। तो वो अब हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य है जिसने लगभग पूरे भारत पे, ठीक है, लगभग या भारत के 80-90% हिस्सा और साथ ही साथ जो आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक के पूरे एरिए पे जो था वो पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य जो है वो फैला हुआ था, ठीक है। एक अखिल भारतीय जो साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री में, तो वो पहला साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। आपने चाणक्य नाटक देखा है, ठीक है। तो उसमें जो शिष्य था चाणक्य का वो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से जो नंदवंश था, हमने ये भी देखा, मगध नरेश, ठीक है, जो 16 महाजनपद थे, तो उसमें से जो लास्ट जो मगध जनपद जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, तो वहां पे जो हमने हिरण्यक वंश के बारे में भी पढ़ा, जातशत्रु वगैरह के। तो लास्ट में जो था वो नंदवंश था। तो नंदवंश का जो लास्ट राजा था वो था धनानंद। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो धनानंद को पराजित किया था चाणक्य की सहायता से, ठीक है। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी, तो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य एक ही आदमी का नाम है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो धनानंद को पराजित करके, नंदवंश का जो आखिरी राजा था मगध का, तो मौर्य साम्राज्य की जो है वो स्थापना की, ठीक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो तत्कालीन यूनानी शासक जो है ग्रीक सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित किया था। आपने ध्यान रखा होगा कि जैसे अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे, सेल्यूकस निकेटर जो था वो एक तरह से सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। भारत जब युद्ध हुआ था तो उस समय भी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित भी किया था। कई जगह इस बात को जो है अलग अलग, जो जैसे अगर हम ग्रीक वो पढ़ेंगे तो वहां पे पराजित होने के बजाय समझौते की बात की गई है। तो सेल्यूकस निकेटर ने फिर मेगास्थनीज को अपना जो है राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ये क्वेश्चन कम से कम
इंडिया जीके के कोई भी पेपर होता है तो उसमें कम से कम नहीं कुछ तो हजारों बार आ चुका है। तो ये आपने याद रखना कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, जो कि यूनानी शासक था, ठीक है, और वो एक तरह से सेनापति था, ठीक है, सिकंदर का। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो शिष्य किसका था? चाणक्य का था, जिसको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी बहुत, और आपको पता है अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो चाणक्य ने या विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने, एक ही नाम है तीनों व्यक्तियों के, उन्होंने ही लिखी है अर्थशास्त्र पुस्तक। एक क्वेश्चन और भी आता है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसका टॉपिक क्या है? तो जैसे आप सब्जेक्ट के तौर पे अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र जो था वो पॉलिटिकल साइंस की बुक थी, ठीक है। राजा को कैसे शासन करना चाहिए ये सब उसमें जो है वो लिखा गया था, ठीक है। तो नाम से अर्थशास्त्र है पुस्तक का, लेकिन ये पुस्तक जो है वो राजनीति के ऊपर थी, ठीक है। इसके अलावा जब चंद्रगुप्त मौर्य आपने जो है अंतिम समय में था, वृद्धावस्था के टाइम में था, तो वो उसने जैन धर्म अपना लिया था, और उसकी जो सहायता की थी वो की थी जैन मुनि भद्रबाहु ने, ठीक है। तो लास्ट टाइम में उसने जैन शिक्षा ले ली थी, और जैन मुनि भद्रबाहु ने उसको जैन धर्म की जो है वो शिक्षा दी। और अंत समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में 297 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना जो है वो शरीर त्याग दिया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिरी टाइम जो है वो श्रवण बेलगोला में अपना बिताया, ठीक है। जैन धर्म की शिक्षा ले ली थी जैन मुनि भद्रबाहु से, ठीक है। और 297 बीसी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जो है वो मृत्यु हो गई। और आपने जीके की किताबों में बहुत बार पढ़ा भी होगा कि संत गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में सबसे ऊंची मूर्ति है। अभी सरदार पटेल की बनाई है मूर्ति, उससे पहले वो सबसे ऊंची मूर्ति थी श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, और जैन धर्म के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है वो। फिर मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। ये बहुत बार एग्जाम में आई है, इंडिका पुस्तक किसकी लिखी गई है, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने लिखी थी ये पुस्तक, जो कि किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। इसके अलावा विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी है, ये बहुत बार एग्जाम में आई है, सैकड़ों बार। मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है वो किसकी है? तो विशाखा दत्त की है, ठीक है। और जो इस पुस्तक में ना विशाखा दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का कहा था, वृषल कहा था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद श्रवण बेलगोला में बिंदुसार जो है वो राजा बनता है, ठीक है। और लगभग 25 साल तक वो राजा रहता है, 298 बीसी से 273 बीसी तक, ठीक है। वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो उत्तराधिकारी है बिंदुसार, ठीक है। एक बिंबिसार भी है और एक बिंदुसार है, ध्यान रखना, बिंबिसार और बिंदुसार आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है, बेटा है, और एक तरह से अशोक का पिता कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। और इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके दरबार में कौन कौन आया था? तो एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की जो है वो प्रार्थना की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक ने, जो सीरिया का शासक था, पश्चिम एशिया में सीरिया, और आजकल तो वहां पे काफी ज्यादा जो है वो युद्धग्रस्त है वो इलाका, तो एंटियोकस फर्स्ट जो था उससे किस शासक ने जो है वो सूखे अंजीर, मदिरा और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी? तो वो था बिंदुसार, ठीक है। लेकिन सीरिया का जो शासक था एंटियोकस, उसने फिर बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा, और उस राजदूत का नाम था डाइमेकस, ठीक है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, तो वो सीरिया का जो शासक था एंटियोकस, उसका राजदूत आया था डाइमेकस, ठीक है। इसके अलावा मिस्र के शासक टॉलमी सेकंड ने भी डायनीसियस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत जो है वो नियुक्त किया था। तो आप देख सकते हैं एंटियोकस जो सीरिया का शासक था उसने डाइमेकस को भेजा था बिंदुसार के दरबार में, और जो मिस्र का शासक था टॉलमी सेकंड, उसने डायनीसियस को भेजा था, ठीक है, डायनीसस को भेजा था बिंदुसार के दरबार में राजदूत बनाकर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। डायमेकस और डायनीसियस ये दो राजदूत आए थे बिंदुसार के दरबार में, ठीक है। फिर उसके बाद है, आप यहां देख सकते हैं, फिर अशोक, ठीक है। अशोक जो है वो राजा बना, तो कई जगह 273 लिखा है, कई जगह 269 लिखा है। ऐसा भी कहा जाता है कि अशोक को जो है वो 4 साल तक अपने भाइयों के साथ युद्ध करना पड़ा, और वो फिर उसका राज्याभिषेक जो हुआ था
वो लगभग 269 बीसी में हुआ था। तो 4 साल जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उसके 4 साल तक जो है अशोक जो है वो युद्ध करता रहा। ठीक है, तो यद्यपि अशोक ने 273 ईसा पूर्व में सिंहासन प्राप्त कर लिया था, लेकिन 4 साल तक उसको गृह युद्ध झेलना पड़ा, और जो उसका असली जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 बीसी में हुआ था, ईसा पूर्व में। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कलिंग पे अटैक कब किया था उसने। ठीक है, कलिंग जो है वो लगभग उड़ीसा जो है आपका नया वर्तमान राज्य, उसको कलिंग कहा जाता है। और ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक बहुत अच्छा जो था वो योद्धा था। ठीक है, युद्ध भी नहीं हारे उसने, बहुत वो मतलब एरिया पे कब्जा किया था, बहुत विस्तृत साम्राज्य था अशोक का। ठीक है, जब उसका राज्याभिषेक हुआ 269 बीसी में, तो उसके 8 साल बाद यानी 261 बीसी में उसने अटैक किया था कलिंग पे और उसको जीत लिया। लेकिन जो कलिंग में नरसंहार किया उसने अशोक का जो मन है वो विचलित कर दिया, और इसके परिणाम स्वरूप अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि उसके दादा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जैन धर्म अपनाया था, लेकिन अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म अपना लिया, और अशोक ने सांची का स्तूप भी बनाया। ये हजारों बार क्वेश्चन आया कि सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में, जो सांची का स्तूप है वो उसका निर्माण किसने किया, तो वो अशोक ने किया है। ठीक है, तो कलिंग के युद्ध में जो व्यापक नरसंहार हुआ, वहां से उसका दिमाग जो है मन परिवर्तित हुआ है, और वहां से उसने हिंसा को छोड़ के अहिंसा का रास्ता अपना लिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया अशोक ने। ठीक है, अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण किया, और फिर उसने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। उसने ये क्वेश्चन भी हजारों बार आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, उसने महेंद्र को कहाँ बेचा, और अपने उसने बच्चे जो थे, अपने बेटे महेंद्र और अपनी जो बेटी थी संघमित्रा को, उसको बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उसने श्रीलंका भेजा था। उसने सभी दिशाओं में जो थे वो लोग भेजे। ठीक है, लेकिन मेन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि उसने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था। तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है उसने श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने भेजा था। और आप अगर आज भी देखें तो श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है उसका 75% लोग जो है वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। बाकी जो है फिर वो लगभग 15% हिंदू हैं, जो तमिल हैं वहाँ पे, एलटीटी का भी कई लोग वो कहते हैं। तो ज्यादातर वहाँ पे जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं सिंघली बौद्ध हैं वो एक तरह से, तो वो उसका श्रेय जो है अशोक को जाता है। इसके अलावा जो अशोक है, ठीक है, उसको बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी, तो उनका जो गुरु था उपगुप्त। ठीक है, उसने बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, इसके अलावा अशोक के जो शिलालेख हैं या अभिलेख हैं उसको पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता प्राप्त की थी वो थी जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, अगर हम मौर्य साम्राज्य की बात करें तो उसमें लगभग 5 प्रांत थे। शुरू में 4 थे, बाद में जो है वो एक और जुड़ गया, कलिंग जिसकी राजधानी तोशाली थी। लेकिन शुरुआत में कलिंग के युद्ध से पहले उसके पास 4 प्रांत थे। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तक्षशिला वर्तमान में जो है वो गंधार के पास, ये अफगानिस्तान में है तक्षशिला। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे। ठीक है, फिर अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, वर्तमान में उज्जैन मध्य प्रदेश में। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। ठीक है, और इसके अलावा पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना। ठीक है, और मौर्य वंश का जो आखिरी राजा था वो है बृहद्रथ था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का लास्ट राजा कौन था, तो वो बृहद्रथ था। ठीक है, इसकी हत्या जो थी इसके ही सेनापति जो कि ब्राह्मण था पुष्यमित्र शुंग ने की थी 185 बीसी में, और यहीं से जो है वो आपका मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाता है और शुंग वंश की जो है वो नींव पड़ती है। ठीक है, और ये शुंग वंश की नींव जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि ब्राह्मण था और सेनापति था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के आखिरी राजा बृहद्रथ का। ठीक है, तो ये था मौर्य साम्राज्य। एक तरह से अगर आप इसका मैप देखेंगे ना तो लगभग भारत के और भारत से बाहर भी इतना बड़ा साम्राज्य था, लगभग जितना बड़ा भारत है उससे भी बड़ा जो एरिया था मौर्य साम्राज्य के अंदर था। ठीक है, तो बाकी इसके जो प्रश्न उत्तर हैं और वन लाइनर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।